शहजाद चौधरी साहब, इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है, शहबाज शरीफ को सिर्फ फीते काटने के लिए रखा गया है। ये बानी पीटीआई इमरान खान फरमा रहे हैं। बानी पीटीआई को किन मकासद के लिए रखा गया था 18 से 22 तक? मकासद को छोड़ेंगे, मुझे ये फैसला कर लें कि ये जो इस्टेब्लिशमेंट है ये सिर्फ फौज है या इस्टेब्लिशमेंट जो है वो रियासती अशराफिया है। तो अगर तो फौज है तो फिर फौज का नाम लेके बात करनी चाहिए, और अगर रियासती अशराफिया तो मैं बड़ी हद तक इससे एग्री करूंगा कि वहाँ पर भी इस किस्म के दो सोचें पाई जा सकती हैं। मुझे ये नहीं पता कि पाई जाती हैं या नहीं, पाई जा सकती हैं, जिसकी बुनियाद पे एक कहानी घड़ी जा सकती है, एक नैरेटिव बनाया जा सकता है जो कि शायद बहुत से हिस्सों में काबिल कबूल हो। आपने कहा कि सियासी फ़ायदा, सियासी फ़ायदा यहाँ पर उसको होता है जो कि जिस तरीके से जैगम साहब ने कहा जो कि अपोजिशन में होता है, लेकिन सियासी फ़ायदा उसको भी होता है जो ताकत में बैठा हुआ है। मिसाल के तौर पे शहबाज शरीफ साहब को नहीं पता कि वो किस किस्म का सियासी कीमत अदा कर रहे हैं इस हुकूमत में इस वक्त बैठ के, और जिस किस्म के फैसले करने चाहिए या उनको करने की ज़रूरत पड़ रही है या वो जिस रास्ते पे चल रहे हैं उससे सियासी कैपिटल उनका बन रहा है या ख़राब हो रहा है। तो मेरा ख्याल है उसके बावजूद अगर ताकत के लिए बैठे हैं तो सब सियासतदान का, मैं सिर्फ पीटीआई वर्सेस पीएमएलएन की बात नहीं करता, सियासत का मकसद ही ताकत का हसूल है। क्यों है ये जाके ताकत का हसूल जो है, फिर ये आगे आप इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं इसके ऊपर सवालात उठाए जा सकते हैं, जो कि हमारा सही मक्ता नज़र होना चाहिए। जब हम किसी बहस में उलझते हैं तो बहस ये होनी चाहिए कि जब ताकत मिल गई तो उसको इस्तेमाल कैसे किया, ये उसका इम्तिहान है, जिसको हम परफॉर्मेंस कह के छोड़ देते हैं। परफॉर्मेंस नहीं, यही मकसद है कि उस ताकत के साथ आपने करना क्या। जहाँ तक बानी पीटीआई का ताल्लुक है, उसकी गुफ्तगू का ताल्लुक है, बानी पीटीआई की कौन सी गुफ्तगू ने उसको आज तक कोई फ़ायदा पहुँचाया? यानी एक मूव होती है, उसकी काउंटर मूव फ़ौरन आ जाती है। 3 जगह पे उसको अगर मिलती है, जमानत मिलती है, तो अगले दिन उसकी जमानत कैंसिल भी हो जाती है 3-4 जगह के ऊपर। तो कहने का मतलब ये है, और इसके ऊपर राना सना को फॉलो करना, उनकी बातों को फॉलो करना सबसे ज्यादा इंस्ट्रक्टिव है। वो बिल्कुल जो भी जिस जगह बैठते हैं वो बिल्कुल क्लियरली बात करते हैं कि इसमें क्या मुश्किल है कि रियासत कोई और मुकदमा डाल के उनको चाहे। तो रियासत का फैसला है इस वक्त, रियासती निज़ाम का फैसला है कि उसको जेल में, बानी पीटीआई को जेल में होना चाहिए, और जेल में पीटीआई में है, उसको उस वक्त तक रखा जाएगा जब तक उसको जेल में रखने की ज़रूरत है या जब तक मामलात या एनवायरनमेंट तब्दील नहीं होती। जहाँ तक आपकी बात आ गई कि असल में ये जो इनकी सियासी रेलेवेंस है वो क्या फ़ायदा हुआ है, एक तौर पे कि आज भी बानी पीटीआई जेल में होने के बावजूद, इतनी तोहमतें खाने के बावजूद आज सबसे ज़्यादा रेलिवेंट है सियासी तौर पर। यही बात हम नवाज शरीफ साहब के बारे में किया करते थे जब वो लंदन में थे, कि वो वहाँ पे हैं लेकिन उसके बावजूद देखिए कितने रेलिवेंट है कि हम उनकी वापसी के बारे में हम लिंक करके बैठे हैं कि पाकिस्तान की सियासत किस ढप पे जाएगी, इसका ताल्लुक नवाज शरीफ की वापसी से। और आज हम यही लिंक करके बैठे हैं कि बानी पीटीआई का क्या होगा, वो जेल से निकलेगा नहीं निकलेगा, उसको कितनी सहूलतें हैं, उसको क्या मिल रहा है, उसके कितने लोग उसके हक में हैं, कौन किस तरह बटा हुआ। तो मेरा ख्याल है यही गुफ्तगू पाकिस्तान की सियासी गुफ्तगू को असल में मरकूज करती है। हम यहीं पे फंस जाते हैं, इन्हीं चीज़ों के ऊपर, शख्सियात के ऊपर। फायदा अगर हुआ है तो बानी पीटीआई को वोटर्स के वोट का फायदा हुआ 8 फरवरी के, और उनकी सेकंड टियर लीडरशिप या जो लीडरशिप आज सामने नजर आ रही है उसको फायदा पहुंचा, वरना ये तो सब छुप के खामोश होकर बैठे हुए थे, ये तो बात भी नहीं करते थे। इन वोटर्स ने उनको खड़ा किया, इन वोटर्स ने बानी पीटीआई को रेलेवेंस दी, इन वोटर्स का जो जोर था, जो प्रेशर था, उसने इन्फ्लुएंस किया, उसने हर एक को थोड़ा सा हिला के रख दिया। आज अदालत के अंदर स्पेस नजर आती है आपको, तो उसी 8 फरवरी के वोट की वजह से वो स्पेस नजर आती है। बिल्कुल ठीक। तो ये बटे होने की वजह से नहीं है। हाँ। क्योंकि मुख्तलिफ नजरियात होंगे, मुख्तलिफ सोचें होंगी, मुख्तलिफ सोचें जब इजहार होगा तो वो लगेगा कि हम तकसीम है। ये किसने कहा था कि एक अदालत एक ही आवाज में बात करेगी? ये क्यों नहीं कहा जा सकता कि अदालत के अंदर मुख्तलिफ सोचें हो सकती हैं? तो मेरा अपना ख्याल ये है कि थोड़ा सा सब्र करना चाहिए। पाकिस्तान की सियासत इस वक्त जिन मुश्किल में फंसी है, जो ताकत में है वो समझता है वही सही है, और जो वो कहानी बनाएगा ऐसे रहेगी। अगर ये इलेक्शन कमीशन चाहते हैं, सही जमहूरियत चाहते हैं, सही इलेक्शन कमीशन चाहते हैं, तो सबको पता है कि इलेक्शन कमीशन को कैसे काम कर देना चाहिए, उसकी आज़ादी कैसे इंश्योर करानी है। दुरुस्त हो गया शहजाद साहब। तो लीडर रेलेवेंट रहता है क्योंकि वो अवाम में से आता है, इसलिए सवाल ये रखा कि जब जेल में होते हैं तो निज़ाम को सवालिया निशान बनाते हैं, और जब वजीर आजम होते हैं तो उस निज़ाम का दिफा करते हैं। अबसार साहब, टू रॉन्ग डोंट मेक अ राइट, और अगर बानी पीटीआई ने अपने दौर में जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया, तो क्या आज की हुकूमत मुख्तलिफ कानून साजी करके एक हाइब्रिड निज़ाम को मजीद मजबूत जो बना रही है, तो इसको जवाब दिया जा सकता है? फिर नहीं, इसका जवाब तो कोई नहीं है, लेकिन एक प्रोसेस भी होता है, जो प्रोसेस इज सेट इन मोशन, तो वो फिर प्रोसेस अपना पूरा कोर्स तो पूरा करेगा ना।
अब मैं एक दिन अपने यहाँ जूनियर से बैठा बात कर रहा था ऑफिस में कि हमने 30 साल कोशिश की इस मीडिया की आज़ादी के लिए, स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा थोड़ा पाँव आगे करके, थोड़ा थोड़ा पाँव आगे करके, और एक दिन आया 9 मई, वो सारी आज़ादियाँ हमसे छीन के ले गया। क्योंकि उस दिन हम लोग जो जमहूरियत की बात करते हैं, जो बुनियादी हुकूक की बात करते हैं, उन्होंने लाइन क्रॉस की, वो तशद्दुद के रास्ते पे चल पड़े, वो उस रास्ते पे चल पड़े जिसकी वो मुखालफत कर रहे थे। हमारी उस अखलाकी बर्तरी को ख़त्म कर दिया गया। ये वो प्रोसेस सेट इन मोशन किसने किया, किसने, ये मैं कल भी ये बात कर चुका हूँ, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। और बड़े लीडरों की छोटी गलतियाँ कौमों को बड़े नुकसान देती हैं। वेरी ट्रू। और मैं किसी लीडर का उस वक्त एहतराम करूँगा जब मैं उसको देखूंगा कि उसके लीडर्स वो किन को फॉलो करता है, वो किन को अप्रिशिएट करता है। और अनफॉर्चुनेटली खान साहब का जो सबसे बड़ा आइडियल लीडर है, जिसका नाम जनरल अयूब खान है, और वो खान साहब का सबसे बड़ा, उसकी मिसालें देते हैं अमेरिका में इस्तकबाल की, जो इसलिए इस्तकबाल हुआ कि उसने पाकिस्तानियों की गर्दन अमेरिकी गुलामी में देने में सबसे घिनौना किरदार अदा किया। मेरे लिए ये तकलीफ है कि खान साहब एक दिन अमेरिका को गाली देते, पहले कहते अमेरिका में इस्तकबाल खान अयूब खान का बात हुआ क्योंकि वो अमेरिका के गुलामी में देने वाला था, हमें दे दिया उसने, जो आज तक नहीं निकल सके। फिर एक दिन आते कहते हम अमेरिकी गुलामी के खिलाफ खड़े हो गए हैं। एब्सोल्युटली नॉट। आज भी कहा उन्होंने, आज भी अमेरिका की करारदाद की तारीफ की है उन्होंने। ऐसा किस तरह की दोहरे मयार हैं। इस तरह के दोहरे मयार से ज़ोंबीज को तो आप कन्विंस कर सकते हैं। मैंने ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए, इसी मुल्क में जिद्दोजहद करके किए हैं। और इसी तरह के लोगों, मैं फैशन के लिए मीडिया में नहीं आया जैसे खान साहब ने क्रिकेट खेली और फिर एक दिन सोचा ओ मैं सियासत में आ ही जाता हूं, और वो आ गए और 20 साल लगे रहे। सर ये जो तजादात से भरपूर उनकी गुफ्तगू है, ये उनको फायदा देगी इन फ्यूचर? देखिए, तनाज़ा खड़ा करना है ना, तनाज़ा तो फायदा देता है और तनाज़ा उनको फायदा दे रहा है। जो अदलिया या मीडिया या इस्टेब्लिशमेंट में उनके साथ नहीं होता, वो उसको टारगेट कर लेते हैं। काजी फाइजा का किरदार उन जजों से 1000 दर्जे बेहतर है जिनके लिए ये सब कुछ आजकल हो रहा है। ठीक है। जिनके दामन पे शायद छींटा तो छोड़े, नहीं ठीक नहीं है ना, ये बात करनी चाहिए। काजी फाइजा के खिलाफ बात होती है तो सब करते हैं, जब उनके हक में कोई बात, मुझे बताया उन पर क्या इल्ज़ाम है, उन पर यह इल्ज़ाम था, उन्होंने उसका दिफा किया और गलत था उन पे लगाया गया, फिर भी उन्होंने उनका दिफा किया, अपनी जंग जीती। 5-7 साल सब आपके हिसाब से और आपके मुताबिक होगा तो ये आदत डाली है, उनको आदत है अपने हक में फैसले लेने की। तो जब तक चीज़ें ठीक नहीं होंगी और ये वो जो ऊपर तकसीम की बात हुई वो नहीं सुनेंगे कि हर तरह की राय हो सकती है, आपको ना पसंद भी हो वो राय, मगर एग्जिस्ट करती है। फिलहाल एक ब्रेक पर चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे कि फ़ोन टैपिंग को कानूनी कर दिया गया है, कि गलत इस्तेमाल रुक पाएगा इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। विफाकी काबीना ने कौमी सलामती के मफाद में किसी जुर्म के खदशे के पेश नज़र हसास इदारे के नामजद ऑफिसर या एक से ज़्यादा ऑफिसर्स को किसी कॉल या मैसेज को ट्रेस करने का इख्तियार देने की मंजूरी दे दी है। एजेंसी का अफसर ग्रेड 18 से कम दर्जे का नहीं होगा। काबीना ने यह इख्तियार पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 1996 की दफ़ा के तहत दिया है। इस दफ़ा के तहत वफाकी हुकूमत को यह इख्तियार हासिल है कि वो कौमी सलामती के मफाद के तहत किसी अफसर को नामजद कर सकती है कि वो टेलीकम्युनिकेशन के सिस्टम के ज़रिए किसी भी कॉल का सुराग लगा सकता है। कॉल या मैसेज में मुदाखलत की गुंजाइश कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के नुक्ता नज़र से एक मुस्तहसन इक़दाम है, मगर इसके कुछ मनफी पहलुओं को नज़रअंदाज भी नहीं किया जाना चाहिए। कानून में इसकी वजाहत कर देनी चाहिए ताकि हुकूमत का एक अच्छा इक़दाम मुतनाज़े बनकर सियासत की नज़र न हो जाए। कॉल या मैसेज में मुदाखलत सिर्फ दहशत गर्दों या कौमी मफाद के खिलाफ सरगर्म अनासिर के मुताल्लिक हो तो किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, मगर अमूमन देखा गया है कि कानून की मंशा के खिलाफ इन्हें गैर मुतल्लिका और आम शहरियों को हिरासा करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जो बुनियादी शहरी हुकूक की सरीह खिलाफ वर्जी है। क़वानीन माशरती इस्लाह के लिए बनाए जाते हैं, मगर यह भी एक हकीकत है कि इन्हें मुदाखलत बेजा, करप्शन और किसी की ज़ाती अना की तस्कीन के लिए भी इस्तेमाल करने की मिसालें मौजूद हैं, जिससे मुल्क में बेचैनी, अदम तहफ़्फ़ुज़ और बेयकीनी के माहौल को फ़रोग़ मिलता है। पाकिस्तान में कॉल टैपिंग हमेशा से मसला रहा है। शायद ही कोई ऐसा दौरे हुकूमत हो जिसमें कॉल टैपिंग ना की जाती हो। माजी और हाल के कई सियासतदानों की कॉल्स लीक हुई हैं। जाहिर है इन कॉल्स को किसी न किसी सतह पर कोई ना कोई रिकॉर्ड कर रहा होगा। आज पीटीआई इस फैसले पर तनकीद कर रही है, मगर बानी पीटीआई अपने दौर में कॉल ट्रेसिंग को बाकायदा जस्टिफाई कर चुके हैं।
ऐसे में ये सवाल है कि अब फ़ोन ट्रेसिंग का इख्तियार बाकायदा एक हसास इदारे को देने से गैर कानूनी कॉल ट्रेसिंग और टैपिंग का सिलसिला क्या ख़त्म हो पाएगा, और सबसे बढ़कर क्या इस कानून का कौमी सलामती के तकाज़ों के तहत ही इस्तेमाल किया जाएगा।